बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। जैसा कि हमने एंटी फंगल ड्रग का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और फंगल इन्फेक्शन की डिफरेंट टाइप्स देखी थी, और उसके बाद जो है ना एंड पे हमने क्लासिफिकेशन की कुछ स्लाइड यानी दो टाइप की क्लासिफिकेशन हमने देखी थी। एक तो आपके लिपन कार्ड के अंदर ऐसे ही मतलब ऐसा जो दिया है उसी तरीके से हमने ऐड कर दिया है, और एक दूसरी जो क्लासिफिकेशन हमने दी है वो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पे है, ताकि आप लोगों को हर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने में आसानी हो जाए। तो अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो वो आप पहले ज़रूर उसको देखें, ताकि आपकी बेसिक फार्माकोलॉजी, फंगल इन्फेक्शन वगैरह ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हम आज का लेक्चर जो पढ़ने जा रहे हैं इसकी तरफ आएंगे आप। तो आज हम इम्पोर्टेंट उन्हीं क्लासिफिकेशन में से सबसे पहली क्लास को हम देखने जा रहे हैं। उसी मैकेनिज्म की एक्शन की बेस पे हमने जो क्लासिफिकेशन की थी उसी बेस पे आज पहली क्लास को हम देखेंगे, और हर क्लास की जो इम्पोर्टेंट ड्रग होगी हम उसको जो है ना डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज हमारे पास सबसे पहले एंटीबायोटिक के हवाले से क्लास है। एंटीबायोटिक की क्लास है जिसके अंदर हमारे पास फर्दर जो है ना सब क्लासेस के अंदर 3 डिवीजन है। एक पोलीइन है, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफिरोन है, ये इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे, और उसके बाद है इकोनोकैंडिन। ये हमारे पास 3 बेसिकली सब क्लास है जी एंटीबायोटिक की। ये सबसे पहले एंटीबायोटिक की क्लास हम देखने जा रहे हैं। तो आपने जैसा कि एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जब देख रहे थे तो उस वक्त हमने देखा कि कुछ एंटीबायोटिक थी जो उसकी सेलवाल इनहिबिटर के तौर पे यानी सेलवाल की सिंथेसिस वगैरह को इनहिबिट कर रही थी, या दूसरी बात हमने ये देखी थी कि प्रोटीन की जो सिंथेसिस हो रही थी उसके इनहिबिट किया जा रहा था। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो फंगल इन्फेक्शन को काज कर रही है फंगस वगैरह, तो इसके लिए जो एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी इसी तरह से कुछ काम कर रही होंगी। वो इसकी सेल मेम्ब्रेन को या इसकी सेल वाल को इनहिबिट कर रहे होंगे, ताकि जो है ना आगे उसका क्या कहते हैं कि वो एज बैक्टीरियोसाइडल जिस तरह हमने देखा था इसी तरह फंगीसाइडल या फंगीस्टैटिक हो जाएगा एक्शन। तो सबसे पहले हम उसकी बेसिकली दोबारा क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं ऑन द बेस ऑफ मैकेनिज्म। सिर्फ फिलहाल हम जो है ना एंटीबायोटिक की क्लास को सिर्फ एक को ही देख रहे होंगे, बाकी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे साथ साथ जो है ना मैकेनिज्म की बेस पे हम क्लासिफिकेशन को भी ब्रीफली देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है पोलीइन। तो इसके अंदर 2 इम्पोर्टेंट ड्रग हैं, एक है एम्फोटेरिसिन है बी, एम्फोटेरिसिन बी, और नाइस्टेटिन है। ये 2 हमारे पास इम्पोर्टेंट ड्रग हैं जो कि एज ए पोलीइन, पोलीइन का मतलब पोलीमीन होता है मोर देन वन यानी मैनी। इन से मुराद है, ये हमने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा है, इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, यानी एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड यानी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पाए जाएंगे उसको हम पोलीइन बोलेंगे। तो एम्फोटेरिसिन बी और नाइस्टेटिन है, इसकी एग्जांपल्स है जिसके अंदर जो है डबल बॉन्ड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। उसके बाद है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक जो है चेंज जिसके अंदर मौजूद है उसके अंदर हमारे पास एक ही ड्रग इम्पोर्टेंट ड्रग है जिसको हम ग्रिसोफुल्विन बोल रहे हैं, ग्रिसोफुल्विन। उसके बाद है एकिनो कैंडिडियन, इसके अंदर है कैप्सोफंगिन, कैप्सोफंगिन और माइकाफंगिन है, मीकाफंगिन और एनिडुलाफंगिन। ये हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट इस क्लास के ड्रग हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम एम्फोटेरिसिन बी को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी कैटेगरी को देखिए तो ये पोलीइन के अंदर आती है। सबसे पहले मेन क्लास है इसकी एंटीबायोटिक है। उसके बाद फर्दर सब डिवीजन की तरफ या सब क्लास देखें तो वो पोलीइन है हैविंग मैनी डबल बॉन्ड, और उसके बाद इसका इफेक्ट डायरेक्टली जो होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। जैसा कि हमने स्टार्ट से देखा है कि जिस तरह हम बैक्टीरिया के सेल के अंदर हम देख रहे थे एंटीबायोटिक या तो उसकी सेल वाल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही थी या प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही थी, तो इसी तरीके से ये फंगस की भी जो है ना सेल मेम्ब्रेन को ही इफेक्ट कर रही होगी। तो उसके बाद इसका अगर स्पेक्ट्रम देख लें तो स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे पहला तो ये है कि वाइड स्पेक्ट्रम होती है। इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, ये अक्सर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है।
तो इसमें से एमसीक्यू, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके यूज एडवांस ये अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसको सोर्स को मेंशन कर लेते हैं साथ। इसको हम स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडेसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडेसिस से हम इसको हासिल कर रहे होते हैं, इसका बेसिक सोर्स है। उसके बाद क्या होता है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ कैनिडिया एल्बिकेन, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम और क्रिप्टोकोकस है, न्यूमोफार्म है और एस्परजिलस है। ये चंद एक इम्पोर्टेंट फंगस की टाइप्स हैं जिनके इन्फेक्शन अगर प्रोड्यूस होते हैं तो इनके अगेंस्ट हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी ये उसकी इस फंगस की ग्रोथ वगैरह को, जो इन्फेक्शन वगैरह अगर प्रोड्यूस हुए तो ये ग्रोथ को इनहिबिट कर रही होती है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जब लो डोज के अंदर यानी लो कंसंट्रेशन में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एज ए फंगीस्टेटिक इस्तेमाल की जाती है, फंगीस्टेटिक इसका एक्शन होता है। लेकिन अगर हाई डोज के अंदर हम देख रहे होते हैं तो ये फंगीसाइडल होता है। ये हमने बिल्कुल उसी तरीके से हमने एंटीबायोटिक के अंदर यानी बैक्टीरिया के केस के अंदर भी यही देखा था कि कुछ एंटीबायोटिक वहाँ पे भी इस्तेमाल की जा रही थी लो कंसंट्रेशन, उसके एक्शन कुछ और होता था, हाई पे कुछ और था। तो यहाँ पे भी यही है कि लो कंसंट्रेशन पे है, फंगी स्टेटिक है। स्टेटिक से मुराद है ग्रोथ को स्टॉप करना, यानी एक जगह पे स्टिक हो जाना, स्टॉप हो जाना। तो इसका मतलब है ये ग्रोथ को इनहिबिट कर रही होगी लो डोज के ऊपर, लो कंसंट्रेशन के ऊपर, और साइडर मीन को किल कर देना होता है, डेथ हो जाती है। तो इसमें हाई जब कंसंट्रेशन दी जाती है यानी हाई उसके डोज रखी जाएगी तो उस वक्त इसका एक्शन फंगीसाइडल होगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एम्फोटेरिसिन बी हैज एक्टिवली अगेंस्ट लेशमनियासिस, जो है ना इन्फेक्शन होता है, ये भी फंगल इन्फेक्शन ही है, तो इसके अगेंस्ट भी जो है ना ये एक्टिविटी शो कर रही होती है। तो उसके बाद जो है ना हमारे पास इसका इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझना है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आपको जैसे पता है कि ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इफेक्ट कर रही है। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो एर्गोस्टिरोल होता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट वाइज भी देख सकते हैं, डायग्राम भी हमने बनाई हुई है, पहले हम पॉइंट वाइज देख सकते हैं। तो एम्फोटेरिसिन बी बाइंड टू एर्गोस्टिरोल प्रेजेंट इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर जाके बाइंड हो जाएगी। फिर जब बाइंड हो जाएगी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर, ये इंट्रासेलुलर पोर्शन को शो किया हुआ है। ये जो है ना हमने लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन बनाई हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है यानी फंगस सेल मेम्ब्रेन है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये ओके बी जो एम्फोटेरिसिन बी है ड्रग यहाँ पे आके बाइंड हो गया है। तो यहाँ पे इसने क्या करना कि पोर प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। ये देखें, फॉर्म द पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन पे जगह जगह पे क्या होगा, पोर्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाएंगे। जब पोर्स प्रोड्यूस होंगे तो जाहिर है कि उनमें जो ना लीकेज के चांस बढ़ जाएंगे। तो सेल के अंदर जो मौजूद कंटेंट होगा, इंपोर्टेंट कंटेंट है, ऑर्गेनेलिज्म मौजूद होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो जब पोर्स प्रोड्यूस होंगे तो उन्हीं पोर्स के जरिए से जो सेल का इंटरनल कंटेंट है वो लीक होना शुरू हो जाएगा। तो फॉर्म अ पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन, जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पोर्स वगैरह प्रोड्यूस हो गए, फिर क्या होगा, सेल कंटेंट लीक्ड आउट, यानी सेल में से जो कंटेंट होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे या इलेक्ट्रोलाइट वगैरह होंगे, वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए से यानी जहां से पोर प्रोड्यूस हुआ है उसके जरिए से सेल से लीक होना शुरू, आउट होना शुरू हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से सेल वीक से वीक होता चला जाएगा और एंड में सेल की डेथ हो जाएगी। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ कि ये पोर्स प्रोड्यूस हो गए और फिर ये कैल्शियम कंटेंट, मैग्नीशियम या स्मॉल मॉलिक्यूल वगैरह ये लीक आउट हो गए इसी पोर्स के जरिए से सेल से बाहर आ गए। तो आहिस्ता आहिस्ता सेल जो है ना ओवरऑल वीक होना शुरू हो जाएगा। जब वीक होता होता और एंड ये है ओवरऑल फंगस की डेथ हो जाएगी। तो इट हैज़ अ ग्रेटर अफिनिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ अ ग्रेटर अफिनिटी फॉर फंगल स्टीरोल, फंगस के स्टीरोल के लिए इसकी ज़्यादा अफिनिटी होती है बाइंड करने की, एज कम्पेयर टू ह्यूमन के अंदर जो कोलेस्ट्रोल होता है। कोलेस्ट्रोल जो है ना फंगस में
ये जो अर्गोस्टिरोल यानी ये स्टिरोल की फॉर्म में है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में होता है। तो अगर मेन देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल इज द मेन स्टिरोल इन द ह्यूमन सेल। तो इसकी अफिनिटी ज्यादातर बाइंड होने की किसके अंदर है, स्टिरोल के साथ है। इट इज सेलेक्टिवली फॉर द फंगस, सिर्फ फंगस के जो स्टिरोल है उसके साथ बाइंड होने की अफिनिटी इसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी के जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है। तो इट इज सेलेक्टिव फॉर फंगस नॉट फॉर ह्यूमन, यानी ये जो इस्तेमाल होने वाली जो एम्फोटेरिसिन बी है ये सेलेक्टिवली फंगस के ही स्टिरोल को जाके बाइंड होगी। अर्गोस्टिरोल को बाइंड करने के बाद ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगी। तो यानी इसके जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, बाइंडिंग अफिनिटी है, वो फंगस के स्टिरोल के साथ है, ना कि ह्यूमन बॉडी के। तो यहाँ तक जो है ना इसके कुछ चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने देख लिए, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया। उसके बाद चंद एक पॉइंट यानी इसकी फार्मेकोकाइनेटिक बाकी है हमारे पास, इसके एडवर्स इफेक्ट है। तो हम अब आगे जो है ना नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसको देखते हैं। आगे नेक्स्ट इसके जो है ना एम्फोटेरिसिन बी के हमने फार्मेकोकाइनेटिक्स देखनी है। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स में सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी किसके अंदर ज्यादा है किसके अंदर नहीं है। तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, यानी इनसॉल्युबल इन वाटर। जब वाटर सॉल्युबल नहीं है तो इसकी क्या है कि ओरली जो है ना ओरल रूट के जरिए से अगर हम इसको दे रहे होंगे तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम इसको ओरल रूट के जरिए से नहीं देंगे, बिकॉज इट ए लार्ज पोर्शन लाइपोफिलिक डोमेन इन द स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर जो लिपिड पोर्शन होता है वो ज्यादा होने की वजह से ओरल रूट के जरिए से ये एब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए हम इसको ओरल रूट के जरिए से नहीं देते, और क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफेक्टिव ऑन द फंगी ऑफ ल्यूमन ऑफ जीआईटी। अगर हम इसको ओरल रूट के जरिए से दे भी दें तो ये सिर्फ और सिर्फ जीआईटी के अंदर उसकी ल्यूमन के अंदर अगर कोई फंगस इन्फेक्शन है उसके लिए तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बॉडी के बाकी सिस्टमेटिकली बाकी पोर्शन तक जो है ना इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कैन नॉट बी यूज इन द सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। यानी उससे स्पेसिफिक पॉइंट यानी जीआईटी की ल्यूमन तक तो ये जो है ना अपना इफेक्ट वहाँ पे जो है ना वहाँ तक जो है ना अगर इन्फेक्शन वगैरह है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी वहां तक है। उसके बाद आगे जो है ना इसको फर्दर यानी इसके एब्जॉर्प्शन वगैरह तो होनी नहीं है, यानी उस लोकल एरिया तक तो उसका अगर इन्फेक्शन वगैरह है तो उसका इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन उसकी आगे फर्दर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम इसको सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लिए हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इसके लिए हमें अगर सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लिए हमें इस्तेमाल करना है तो आईवी रूट को या इंट्राथेरिकल जो है ना रूट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी ये इसके बेसिक रूट है जिसके जरिए से हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो वैसे भी हमने ओरल रूट के जरिए से देखा कि इसकी ओवरऑल यानी वाटर इंसॉल्युबिलिटी की वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिपिड सॉल्युबल फार्मूलेशन लो टॉक्सिसिटी, यानी लिपिड क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर लिपिड का पोर्शन ज्यादा होने की वजह से इसकी फार्मूलेशन जो बनेगी वो लिपिड सॉल्युबल होगी, तो लो टॉक्सिक हो यानी वो टॉक्सिक कम होती है। इसकी वजह इट इज लेस लाइकली टू बाइंड ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन, जो अभी पॉइंट हमने पढ़ा कि इसकी अफिनिटी होती है फंगस के स्पेसिफिक फंगस के स्टिरोल के साथ अटैच होने की, ना कि ह्यूमन बॉडी के। तो इसलिए ये लेस टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद इंट्राथेरिकल रूट को इस्तेमाल करते हुए हम जो है ना फंगल जो है ना मेनिंजाइटिस जो होता है इसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसको इंट्राथेरिकल रूट के जरिए से हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद लोकल इन्फेक्शन में हम कुछ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके अंदर है माइकोटिक फंगल अल्सर है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या फंगल आर्थराइटिस जॉइंट्स के दरमियान जो होता है उनके दरमियान कोई फंगल इन्फेक्शन तो उसके लिए हम लोकल रूट के जरिए यानी लोकली हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये चाहते कि इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी फार्माकोकाइनेटिक के हवाले से थे, जहाँ से एमसीक्यू भी बन सकता है। और दूसरा उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमारे पास एडवर्स इफेक्ट, इसके इंपॉर्टेंट एडवर्स आपको शेयर करते हैं।
अच्छा, उसके बाद जो है ना इसके रूट्स, इसके नीचे जो मेन यूजेस हैं वो आपको एक स्लाइड के फॉर्म में भी जो है ना शेयर कर दिए जाएंगे, आप उधर से भी देख सकते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट अगर देखें तो फीवर, चील्स वगैरह, मसल स्पेल्म और उसके बाद वॉमिटिंग है, हेडेक है, हाइपोटेंशन वगैरह ये प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर हम इन्हीं एडवर्स इफेक्ट को कम करना चाहें तो फिर हमें क्या एडमिनिस्ट्रेट करने का है, पैरासीटामोल ओरल रूट के जरिए से और हाइड्रोकोर्टिसोन, ये दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर, यानी ये आईवी रूट के जरिए से और पैरासीटामोल ओरल रूट के जरिए से अगर हम दे दें तो ये ऊपर वाले जितने भी इसके एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इनका रेट कम होगा, यानी ये कम प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद दूसरा इसका एडवर्स इफेक्ट है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी ज़्यादातर वेरी कॉमन एडवर्स रिएक्शन है, किस वजह से, ड्यू टू द लॉस ऑफ पोटाशियम एंड मैग्नीशियम आयन। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट हमने इसके मैकेनिज्म से भी देखा, तीसरे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यानी एर्गोस्टेरोल के ऊपर बाइंड होने के बाद उसके अंदर ही पोर्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाने हैं। जब पोर्स प्रोड्यूस होते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट यानी पोटाशियम वगैरह मैग्नीशियम बॉडी से सेल मेम्ब्रेन के उसी पोर्स में से लीक आउट हो जाएंगे, सेल से बाहर आ जाएंगे, तो जिसकी वजह से अगर ज़्यादा देर तक हम इसको इस्तेमाल करें तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। उसके बाद एनीमिया एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है और बोन मैरो डिप्रेशन, ये जो है ना इसके चंद एक इम्पोर्टेंट जो है ना एडवर्स रिएक्शन हमने। नेक्स्ट हमारे पास एंटी फंगल ड्रग के अंदर एंटीबायोटिक की क्लास हमने पढ़ी थी, उसके अंदर सब क्लास हमने देखी जिसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक एंटीबायोटिक थी, उसके अंदर एक ही ड्रग हमने ग्रिसोफुल्विन पढ़ी है। क्लासिफिकेशन के मुताबिक ये दूसरी ड्रग है, तो इसको भी हम आज के लेक्चर के अंदर ही ऐड कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्लास के हवाले से अगर देखें, इसके मैकेनिज्म की बेस पे देखें तो ये वाली क्लास यानी ड्रग एक्टिंग ऑन द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के ऊपर इसने इफेक्ट देना है और न्यूक्लियस के ऊपर इफेक्ट जब देगी तो ये प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही होगी, यानी उसको ब्लॉक कर रही होगी, इनहिबिट करवा रही होगी। तो जैसा कि हमने बैक्टीरिया के केस में भी इसी तरह की यानी एंटीबायोटिक एक्शन या तो सेल वॉल की सिंथेसिस को जो है ना इनहिबिट कर रहे थे या प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट कर रहे थे, तो इसी तरीके से ये एंटीबायोटिक क्या हो रही कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है। उसके बाद इसके बारे में मतलब इसके अगर एक्टिविटी के हवाले से देखें तो ये फंगी स्टेटिक है, यानी ये स्टेटिक जो है ना इसकी एक्टिविटी होगी कि इसने ग्रोथ को स्टॉप करना है, ना कि डायरेक्टली जो ना उस फंगस को माइक्रोब को किल आउट करना है, बल्कि ये फंगी स्टेटिक है। उसके बाद ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम ग्रिसोफुल्विन फुल्वम, तो ये इसका सोर्स है जिससे हम इसको ड्राइव कर रहे होते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में है कि ये सुपरफिशियल जो फंगल इन्फेक्शन होता है ना, खास तौर पे जिसको हम सुपरफिशियल डर्मेटोफाइटोसिस बोलते हैं, जो हमारी स्किन सरफेस के ऊपर ज़्यादातर देखने को मिल रहा होता है, उसमें से ज़्यादातर है ट्रैकोफाइटोन है, माइक्रोस्पोरम है या एपिडर्मेटोफाइटोन है, जिसकी वजह से ये सुपरफिशियल इन्फेक्शन, यानी ये फंगस की हमने टाइप्स पढ़ी है जिसकी वजह से सुपरफिशियल इन्फेक्शन प्रोड्यूस होते हैं। तो इस ग्रिसोफुल्विन को हम सुपरफिशियल इन्फेक्शन के इस्तेमाल के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं उसका ट्रीटमेंट के लिए। तो इसका मैकेनिज्म अगर देखें तो बिल्कुल सिंपल है, यानी इसने न्यूक्लियस के ऊपर इफेक्ट करना है जहाँ पे सेल डिवीजन का प्रोसीजर खास तौर पे माइटोसिस का प्रोसीजर हो रहा होता है। उसके बाद क्रोमोसोम यानी ओवरऑल जो सेल है 1 से 2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इसको क्या होता है कि तो इसमें हम जो है ना इसका बड़ा ही सिंपल मतलब मैकेनिज्म देख रहे हैं कि इसने न्यूक्लियस के अंदर जो माइटोसिस का प्रोसीजर हो रहा होता है, इसके अंदर हम इसको देख रहे हैं कि उसके ऊपर इफेक्ट कर रही होती है। तो ग्रिसोफुल्विन बाइंड टू माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन इन न्यूक्लियस, ये माइक्रोट्यूब्यूल है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन्स है जिसके ऊपर ये बाइंड हो रही है। और जब ये बाइंड हो जाती है तो क्या करती है कि माइटोटिक स्पिंडल, ये वाली माइक्रो स्पिंडल है, इसको जो है ना यहाँ पे ब्रेकेज शुरू हो जाती है। जब इसकी ब्रेकेज हो जाती है ना तो क्या है कि ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं, आप एनाफेज के अंदर आप देख रहे होते हैं कि ये जो है ना
आपस में एक दूसरे से सेपरेट आउट होना शुरू हो जाते हैं, अलग-अलग होना शुरू हो जाते हैं। यानी एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जब ये जो है ना डिवाइड हो जाता है तो उस वक्त ये क्रोमोसोम 2 के अंदर डिवीजन हो जाती है। लेकिन जब ये माइक्रोस्पिंडल वगैरह ये रप्चर हो जाएगा तो जाहिर है ये सेपरेट आउट नहीं हो पाएगा। जब सेपरेट नहीं आउट हो मतलब आपस में सेपरेशन नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, इनहिबिट द माइटोसिस फेज, ये वाला जो है ना फेज इनहिबिट हो जाएगा, यानी ओवरऑल सेल डिवीजन नहीं हो पाएगी। जब सेल डिवीजन नहीं हो पाएगी तो आगे ओवरऑल जो है ना हम प्रोटीन के सिंथेसिस जो है ना इस प्रोसीजर को ब्लॉक कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गेट डिपॉजिट इन द न्यूली फॉर्म स्किन। हमारी स्किन सरफेस के ऊपर या खासतौर पर कैरेटिन की जो लेयर होती है ना उसके ऊपर ये डिपॉजिट हो जाती है, ताकि नए आने वाला फंगल इन्फेक्शन कोई भी है उससे उसको स्किन को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। यानी गेट डिपॉजिट इन द न्यूली फॉर्म स्किन एंड बाइंड टू कैरेटिन एंड प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द गेटिंग न्यूली इफेक्टेड। यानी जो न्यू कमर जो यानी इसमें फंगस का इन्फेक्शन प्रोड्यूस होने के चांस होते हैं, तो ये क्या होता है उसे डिपॉजिट हो जाती है कैरेटिन लेयर तक, तो ये जो है ना उससे नए इन्फेक्शन से उससे स्किन को जो है ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये जो है ना सिंपल से इसका हमने मैकेनिज्म देख लिया। अब उसके बाद जो है ना इसकी फार्माकोकाइनेटिक है, तो वाटर के अंदर वेरी पुअर सॉल्युबल होती है, तो पुअर सॉल्युबल होने की वजह से इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी कम होगी, यानी एब्जॉर्प्शन कम होगी। जब एब्जॉर्प्शन कम होगी तो बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, तो उसी हिसाब से इसका भी इफेक्ट भी कम आ रहा होगा। एब्जॉर्प्शन अगर हमने बढ़ानी है, यानी अगर ओरल रूट के जरिए से इस्तेमाल करवा रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि वाटर सॉल्युबिलिटी इसकी कम होने की वजह से बायोअवेलेबिलिटी भी कम होगी, तो हमें चाहिए कि इसके साथ फैटी मटीरियल यानी लिपिड सॉल्युबिलिटी वाली, यानी या तो माइक्रो फाइन पार्टिकल का इस्तेमाल करें या फैटी फूड वगैरह साथ इस्तेमाल करेंगे ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे हम बढ़ा सकते हैं। आगे कुछ ड्रग इंट्रैक्शन बताई हुई है कि अगर हम इसको कॉम्बिनेशन के हालत में यानी फिनोबार्बिटोन है इसके साथ अगर हम दे रहे होंगे तो ये क्या है कि ये डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसोफिल्विन। अगर ये दोनों यानी फिनोबार्बिटोन और ग्लिसोफिल्विन को इकट्ठे दे रहे हैं तो क्या होगा कि ये वाली ड्रग जो है ये इसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर दी। पहले इसकी एब्जॉर्प्शन हमने देखी कि कम है, यानी पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी होने की वजह पहले ही कम है, तो अगर इसके साथ देंगे तो मजीद कम हो जाएगी। तो जब इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो ओवरऑल इसका इफेक्ट भी कम आना शुरू हो जाए, तो इसलिए हम कभी भी फिनोबार्बिटोन के साथ नहीं दे रहे होंगे। उसके बाद ग्लिसोफिल्विन की जो है ना अगर हम वारफरिन के साथ हम दे रहे होंगे, वारफरिन के साथ अगर हम इसको देंगे तो ये क्या करती है कि वारफरिन का मेटाबॉलिज्म इसने इंक्रीज करवा देना है, तो वारफरिन का जो है ना फिर इफेक्ट नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए हम इस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर कॉम्बिनेशन में नहीं दे रहे होंगे। तीसरी कंडीशन हमारे पास अल्कोहल है कि अल्कोहल के साथ हम जो है ना कभी भी इसको नहीं देंगे क्योंकि ये इंटॉलरेंस प्रोड्यूस कर रही होती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है ना इसके बारे में चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी फीडबैक जरूर आप देंगे, आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आने वाले लेक्चर हम आपके फीडबैक को देखते हुए हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला रहे होते हैं ताकि आने वाले लेक्चर हर लेक्चर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो और आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो यहाँ तक ही आज का लेक्चर है। अल्लाह हाफ़िज़।